आज से 24 साल पहले की बात है जब WWE का नेम WWF से WWE पड़ गया था। आपको अभी भी ऐसा लगता है? बहुत सारे लोग जो कि WWE से इतना फेमिलियर नहीं है वो आज भी WWE को WWF बोलते हैं कि जैसे हाँ भाई अच्छा वो WWF में होता है। ऐसे मेरे को कई कैजुअल, उनको तो मैं कैजुअल फैंस भी नहीं बोलूँगा, वो फैंस हैं जो जिनको पता है कि हाँ ऐसा कोई एक स्पोर्ट एग्जिस्ट करता है, तो वो आज भी इसको WWF के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही एम्बैरेसिंग वीडियो है वैसे इस चैनल पे, मतलब एम्बैरेसिंग क्या, उस टाइम पे तो वैसे ही कंटेंट, मतलब उस समय तो इतनी, जैसा आजकल हम बहुत ज़्यादा पता चल चुका है ना कंटेंट कैसे बनाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि WWF से WWE नाम कैसे हुआ, क्यों WWE को करना पड़ा और इसके पीछे कैसे कोर्ट के चक्कर भी लग गए थे। तो आप सिर्फ रेसल चैटर सर्च करके WWE नहीं WWF टू WWE सर्च कर सकते हो, तो आपको बहुत ही एक अजीबोगरीब वीडियो देखने को मिल जाएगी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 889 में। आज आप मुझे बताना है कि जो माइक की क्वालिटी है वो आपको कैसी लग रही है, तो ये मेरा टेस्ट भी हो जाएगा कि हाँ चलो जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन और ओबा फेमी से। शायद मैंने बताया नहीं चैनल पे, लेकिन रिसेंट टाइम में जैसे ओबा फेमी का राइज हुआ है, ब्रॉन स्ट्रोमैन को ये बात थोड़ी सी पसंद नहीं आई है। किस वजह से? क्योंकि एक टाइम पे उनको भी मॉन्स्टर की तरह देखा जाता था, लेकिन शायद उनकी बुकिंग वैसी नहीं हुई जैसे कि वो चाहते थे, जो कि सच भी है। मैं बार बार बोलूँगा, नो मर्सी में जो ब्रॉक लेसनर ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हुआ था, अगर उसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन ने विक्ट्री हासिल कर ली होती तो आज ब्रॉन स्ट्रोमैन कुछ अलग ही होता। तो कैसे एक डिसीजन काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए चेंज कर सकता है। तो अभी ना किसी ने कमेंट में, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक वीडियो पोस्ट करी थी अपने इंस्टाग्राम पे, और कमेंट में किसी ने उनसे पूछा कि भाई हमें एक स्टोरी लाइन चाहिए आपकी और ओबा फेमी की। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिप्लाई किया, दे कांट अफोर्ड मी। मतलब वो सीधा ही सीधा WWE के बारे में बात बोल रहे हैं कि यार वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो वैसे ऐसी बातें बोलना थोड़ा और भी, मतलब फ्री माइंड के साथ सुपरस्टार्स बोल सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसी बातें बोलने का मतलब था कि आपने जो ब्रिजेस हैं उनको बर्न कर दिया है। लेकिन अब कोई एक बंदा नहीं है, अब अलग अलग पार्टीज हैं। आप ये बात किसके लिए बोल रहे हो? कौन इसको अपने ऊपर लेगा? ट्रिपल एच लेंगे, TKO वाले लेंगे? तो ऐसा है नहीं। पहले विंस मैकमैन के टाइम में ऐसे होता था भाई, वही बंदा जो है सारी चीज़ों के पीछे ऑलमोस्ट इंचार्ज रहते थे। तो इसीलिए फिर लोग ऐसी बातें बोलने से थोड़ा हेसिटेट करते थे। लेकिन ये एक तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमैन की नाराज़गी भी दिखा रहा है WWE से, कि कैसे उनको ना तो वैसे पैसे मिले और ना उनको वैसी स्टोरी मिली। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन का WWE से एग्जिट के बाद जो करियर है वो बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे स्पेशली उनको USA नेटवर्क के ऊपर शो मिला था। और TKO के आने के बाद से WWE के हालात भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। आप बोलोगे रोहित भाई क्या बात बोल रहे हो, इतने टाइम से तो आप ही बोल रहे हो कि बेकार चल रहा है मामला। मैं यहाँ पे पैसों की बात कर रहा हूँ। तो TKO ने जो है अपनी अर्निंग कॉल अभी बताई, तो फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने 1.5 बिलियन का रेवेन्यू किया है, जिसमें से नेट इनकम है इनकी 1.5 बिलियन, हाँ। और इसमें से जो इनकी नेट जो निकल के आया है इनकम, वो है $249 मिलियन की, और ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर की है। और WWE ने अकेले वो 1.5 बिलियन में कंट्रीब्यूट किया है $475 मिलियन का, क्योंकि इसमें UFC भी आती है। और ये WWE कंपनी का हाईएस्ट रहा है अब तक का फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी की हिस्ट्री का। तो भाई इसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि पैसे वैसे तो इनके बहुत तगड़े बन रहे हैं। और निक खान के बारे में हमको पता चला कि वो 2030 तक की उन्होंने डील साइन कर ली है कि वो TKO के साथ रहेंगे और वो WWE के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के बात पसंद नहीं आई है। मेरे को वैसे साफ एक डिफरेंस भी फील होता है कि जिस टाइम पे विंस मैकमैन के साथ निक खान थे और अब जब निक खान है, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई थिंक किसी आने वाली वीडियो में इसको हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि TKO का एक और बंदा है मार्क शपीरो, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। इन्होंने एड्रेस की हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि TKO वाले थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, या बोल सकते हो केयर ही नहीं करते इस बारे में बात करना। बोला इन्होंने ये, जो कि COO हैं TKO के, वो बोलते हैं कि देखो कुछ तो हमने भी देखा है कि फैंस का जो है ऐसा, मतलब जो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म आया है, और उन्होंने ये बोला कि हम उसको सुनते भी हैं। लेकिन उन्होंने दोनों ही बात बोल दी, कहते हैं हम इसको सुनते भी हैं, लेकिन ये क्रिटिसिज्म कोई नया नहीं है, ये पहले से होता हुआ आया है। तो भाई ऐसे में पता नहीं क्या ये इस चीज़ के ऊपर सही से एक्शन लेंगे भी या फिर नहीं। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे रेसलमेनिया की जो अटेंडेंस है उसको लेके बहुत सारे लोगों ने बात करी। भाई वन ऑफ द हाईएस्ट गेट्स में से स्टिल रही है हमारी रेसलमेनिया, और शायद हम लास वेगस में ना करके कहीं और करते तो इतने पैसे नहीं कमा पाते, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अगैन उन्होंने ये भी बोला कि शायद आगे से वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि एक सिटी में अगर वो शो हो जा रहा है तो उसके बाद दोबारा से अगर उसके बाद आप करते हो, तो फैंस वही है ना कि हर कोई चाहता है कि यार एक बार तो देख ले, अब दोबारा क्या ही जाना। तो वो बोलना चाह रहे थे यहाँ पे ये।
तो इन्होंने बोल भी दिया कि हाँ भैया इतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो एक बहुत ही डिप्लोमेटिक टिपिकल डिप्लोमेट वाली बात है जो कि हम किसी एक बड़े बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर आप डब्ल्यू के राइवल की तरफ देखो जिनका नाम है ऑल एलीट रेसलिंग, तो इनके बारे में आपको एक ऐसी बात बता सकता हूँ जो कि आपको टोनी खान को थोड़ा सा प्यार और रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देगी। तो विल ऑस्प्रे जिनकी नेक सर्जरी हुई थी और उन्होंने बताया कि इस सर्जरी की जो पूरा खर्चा रहा वो उनके हाउस से भी ज़्यादा है, ये पे किया खुद निक खान ने अपनी जेब से। तो ऐसे में लोग बड़े खुश हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि यार ऐसा होना चाहिए बंदा जो कि पैसों के बारे में उतना केयर ना करे, पहले अपने सुपरस्टार्स के बारे में केयर करे। और ये किस टाइम पे चीज़ बाहर आई है, जब ऑलरेडी डब्ल्यू सुपरस्टार्स को निकाला जा रहा है, लेकिन फिर काफ़ी पास्ट में टोनी खान के भी ऐसे बिहेवियर रह गए हैं। तो आप बोल सकते हो शायद ये ट्रीटमेंट हो सकता है कि सिलेक्टिव सुपरस्टार्स के लिए हो जो कि उनको पसंद है। अभी जैसे AEW में रूमर्स आ रहे हैं और एलिस्टर ब्लैक के आने के, तो क्योंकि अब वो डब्ल्यू से जा चुके हैं। तो भाई ये तो मुझे सेम ही लग रहा है, अंद्रादे और एलिस्टर ब्लैक का ऑलमोस्ट मामला सेम ही हो गया है। अभी रिपोर्ट आई कि एलिस्टर ब्लैक जो है AEW के साथ डिस्कशन में है, लेकिन अब पता ये चला है कि AEW ने डिनाई कर दिया कि भैया हमारे साथ ये बंदा डिस्कशन में नहीं है। मैं तो AEW की तरफ से भी सोच रहा हूँ कि उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार हम तो सेकंड अगर चॉइस हैं किसी के, तो भाई हम फिर उस बंदे को क्यों ही साइन करें। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अगर बिजनेस में स्टोरी लाइन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अच्छा एलिस्टर ब्लैक, तो ऐसी कोई नाराज़गी भी होनी नहीं चाहिए कि भाई ये बंदा जब मतलब जैसी डब्ल्यू की तरफ से ऑफर आता है कोई भी बंदा डब्ल्यू में चले जाता है, लेकिन जब डब्ल्यू वाले नहीं पूछते तो फिर सारे लोग हमारी कंपनी में आ जाते हैं। ये थॉट तो ज़रूर होगा टोनी खान के दिमाग में भी। लेट्स सी अब क्या होता है एलिस्टर ब्लैक का फ्यूचर। डब्ल्यू का अगला PLE होने वाला है बैकलैश, इसी सैटरडे को ये होगा, मतलब हमारे लिए संडे को होने वाला है। और पॉल हेमन ने इसको और भी हाइप कर दिया, कहते हैं कि यू कैन एक्सपेक्ट टू सी दी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज इन डब्ल्यू सरप्राइजेज आर द नॉर्म, ऐसे करके वो इस वाले शो को हाइप कर रहे हैं। और उन्होंने थोड़ी सी बात यहाँ पे ना मतलब अभी ऐसे भी छेड़ दी उन्होंने, ब्रॉन ब्रेकर को भी उन्होंने बोल दिया कि जब से ब्रॉक लेसनर रिटायर हुआ है जो सबसे ज़्यादा फिजिकली तगड़ा बंदा है वो ब्रॉन ब्रेकर है। और ब्रॉक लेसनर के बारे में भाई वेबसाइट के ऊपर जब देखो तो कुछ अलग ही मामला लगता है। जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि रिटायर जो वर्ड यूज़ किया गया है डब्ल्यू की तरफ से ब्रॉक लेसनर के लिए, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या मतलब है। लेकिन अगर आप एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट में जाते हो जहाँ पे एजे स्टाइल्स अब नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, जहाँ पे अब जॉन सीना नहीं है जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, मतलब रिसेंट में जो सुपरस्टार्स रिटायर हुए हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर को स्टिल फीचर किया गया है एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट में। तो अगर सही में ब्रॉक लेसनर रिटायर हुए हैं तो फिर वो इस वाली लिस्ट में क्यों हैं। तो वही मैं आपको जो बता रहा हूँ कि डब्ल्यू यहाँ पे अभी कोशिश कर रही है कि क्या पता ब्रॉक लेसनर आ जाएं, और ब्रॉक लेसनर के आने की वजह से समर स्लैम में जो उनको चाहिए कि वो ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट के ऊपर थोड़े पैसे भी कमा लें, और क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर के होम टाउन से है तो शायद डब्ल्यू उसको उस वे में एक पोएटिक चीज़ ज़्यादा देखेगी। वेल सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर। मैं स्टिल नहीं सोच पा रहा कि मैं क्या ज़्यादा खुश होऊंगा ब्रॉक लेसनर के आने से या फिर ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट जो हो गई है वही सही चीज़ है, क्योंकि भाई रेसलमेनिया में रिटायर होना ये भी हर एक सुपरस्टार को नसीब नहीं होता, वो भी अपनी टर्म्स पे, क्योंकि डब्ल्यू ने ऐसा भी कुछ डिसाइड नहीं किया था। कोडी रोड्स की चलो थोड़ी सी हिपोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो आपको एक टाइम याद होगा जब ये कोडी रोड्स की नहीं तो डब्ल्यू की भी होगी, जब ये एक टाइम पे मिलके ही बोस्ट करते थे नंबर्स की, भाई देखो हमने इतने सोल्ड आउट लगातार, कितने 20-25 कितने उन्होंने सारे के सारे रॉस मैकडोन ने सोल्ड आउट किए थे। तो उस टाइम पे कैसे चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बोलते थे। लेकिन अब कोडी रोड्स का कहना ये है कि भैया ज़्यादा रेटिंग्स, ज़्यादा अटेंडेंस और ये टू मच इन्फॉर्मेशन है फैंस के लिए कंज्यूम करने के लिए। अब देखो बात वैसे कोडी रोड्स ने सही बोली है, क्योंकि एक टाइम पे अगर आप सोचोगे कि हमको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़े कि स्टोरी लाइन में क्या चल रहा है, कौन सा सुपरस्टार है, क्या मुझे पसंद है क्या मुझे पसंद नहीं है, वो ज़्यादा एक अलग फिर डब्ल्यू को देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ ऐसे एस्पेक्ट में पढ़ते हो कि भाई कितनी अटेंडेंस हुई, कौन एक बहुत बड़ा ड्रॉ है, तो फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो कोडी रोड से ये बात बोलते हैं कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होनी नहीं चाहिए, जबकि एक टाइम पे इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही ये नाच रहे थे कि भैया देखो हमें इतने नंबर्स लेके आ गए। वैसे तो बहुत पुराने टाइम से ये बोला जाता है कि मैं बिजनेस हूँ, मैं ड्रॉ हूँ, तो ये चीज़ को तो ये स्टोरी लाइन में भी बोलते हैं। लेकिन अब वही बात है ना कि आपने अनरियल दिखा दिया, तो अब आप कैसे ही चीज़ों से बच सकते हो। अब तो आपने खुद ही मतलब जब तक आपका अनरियल का शो आ रहा है और नेटफ्लिक्स को आप एक शो दे पा रहे हो, आप उनसे पैसे कमा पा रहे हो, तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, ऊपर से आपकी थोड़ी इमेज बेकार सी हो रही है क्योंकि अटेंडेंस अभी इतनी कुछ खास चल नहीं रहा, रेटिंग्स चल रही है, तो फिर आपके लिए यही एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाती है। तो बात तो वैसे कोडी रोड्स ने सही बोली है, लेकिन तब जब वो खुद ऐसा ना करें।
कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स के रिलीज होने के बाद भाई इन दोनों ने ट्वीट किया और बहुत ही सेम टाइम पे किया। ऑलमोस्ट दोनों के ट्वीट्स पर 1 लाख लाइक्स हैं, तो भाई ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कोफी किंगस्टन ने यहाँ पे जो ऑलरेडी बात सोशल मीडिया पे चल रही थी उसको कंफर्म भी कर दिया। कहते हैं कि डू नॉट एवर कॉम्प्रोमाइज और एक्सेप्ट लेस देन योर ड्यू व्हेन इट कम्स टू योर वर्थ। मतलब कोफी किंगस्टन भाई यहाँ पे क्लियर यही बता रहे हैं कि देखो हमसे पैसों वैसों की बात हुई थी और हमारी जितनी वर्थ है वो हमको पता है, उतनी अगर हमें नहीं मिल रही तो फिर हम वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहते। अब लोग बड़े एक्साइटेड हैं वैसे स्पेशली कोफी किंगस्टन को देखने के लिए कि इनका जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होता है। एंड ऑब्वियस सी बात भी है कि भाई इतने टाइम से वो डब्ल्यू में टिके हैं, अब दूसरी कंपनी AEW के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब तो मैं बोलूंगा कि डब्ल्यू और AEW में डिफरेंस भी नहीं रहेगा। जैसे मैं पहले बोलता था ना कि AEW से मैं उतना रिलेट नहीं कर सकता, अब यही बात मैं डब्ल्यू के लिए भी बोल सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें इतनी फास्ट पेस पर होती हैं, किसी भी सुपरस्टार को कहीं से उठा के कहीं पे कैसे भी रख देते हैं और भाई इतनी टू मच रेसलिंग घुसेड़ देते हैं। और जबकि PLE में इनसे अब रेसलिंग नहीं हो रही, पता नहीं क्या चल रहा है। तो वो ये मामला देखते हैं कोफी किंगस्टन का क्या जो नेक्स्ट जो उनकी कंपनी है वो AEW होती है, क्योंकि पैसे तो देखो उनको अच्छे खासे मिल जाएंगे कोफी किंगस्टन को साइन करने के बाद AEW से उतने से तो ज़्यादा मिल जाएंगे जितना शायद WWE उनका पे कट करना चाहती थी। जो हेनरी के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई, तो ये तो मैं आपको मतलब ये तो मैं सिर्फ आपका ओपिनियन ही मांग रहा हूँ। वीडियो भी WWE ने रिलीज़ कर दी है, कैन वी फायर लोगन पॉल वाली। और सही में भाई इसको आप सुनना जाके, ये बहुत ही ज़्यादा कैची है। मतलब जैसे रैंडम ऐसे म्यूज़िक निकल रहा है तो लग रहा होगा भाई इसमें क्या ही मेहनत करी गई होगी, लेकिन लिरिक्स भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़बरदस्ती की बस उस म्यूज़िक के साथ घुसेड़ने के लिए लगाई है। उसमें वाइब है भाई। मतलब मैं वर्कआउट कर रहा था और एक बार मैंने सुना भी इसको, जबकि वर्कआउट के हिसाब से म्यूज़िक भी नहीं है, लेकिन शायद मेरा टेस्ट थोड़ा सा अलग है। कई बार मैं ऐसे भी मेलोडी वाले म्यूज़िक भी सुन लेता हूँ। तो आप बताना इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। मंडे नाइट रॉ पे एक सुपरस्टार जिसके हालात बुरे ही चलते हैं और उसका नाम है LA नाइट। तो वही LA नाइट के बारे में एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ये है कि उनको WWE ने प्लान किया था गुंथर के साथ मैच करने के लिए। शायद मैंने आपको बताया भी था रेसलमेनिया से पहले कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट प्रोग्राम को WWE ने कैंसिल कर दिया, उसको निक्स कर दिया। और अब जो स्टोरी लाइन है वो पूरी ही चेंज हो चुकी है, जब गुंथर अब कोडी रोड्स के सामने आएंगे उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए। भाई मेरे को समझ ही नहीं आता कि LA नाइट वो बंदा है जो जब स्क्रीन पे आता है उसको रिएक्शन मिलता है, वो ओवर है। एक बार WWE ने रोमन रेंस वाला मैच उनको दिया भी था जब सऊदी में जाके मैच हुआ था। ये क्या प्रॉब्लम है क्रिएटिव लोगों को भाई LA नाइट से? कितने ऐसे लोग हैं जो कि LA नाइट से इतने, अब भले आप बोल सकते हो भाई बंदा बहुत बॉच कर देता है, स्लिप कर देता है यार, नहीं मैं तो उस चीज़ को नहीं, भाई जे ऊसो के साथ हो चुका है तो तुम क्या बात करते हो यार ये वाली। मुझे तो लग रहा है LA नाइट ने कुछ बहुत ही गलत चीज़ कर दी है। मतलब मैं तो सो भी नहीं पाता शायद। मैं अगर कोई एक इंसान नहीं होना चाहता इस समय दुनिया में तो वो एक LA नाइट है। भाई उसके दिमाग में चल क्या रहा होगा, उसे पता है वो कैपेबल है, वो माइक पे अच्छा है, वो रेसलिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। कोई बहुत तगड़ी तो आपको रेसलिंग करने की जरूरत भी नहीं होती भाई। रोमन रेंस ही देख लो, कहाँ वो जाना ही नहीं जाता रेसलिंग के लिए, वो बस अपने रेसलिंग मैचेस के अंदर वो स्टोरी को कैसे प्ले करता है उसके लिए जाना जाता है। लेकिन कुछ तो भाई बहुत कुछ गलत कर दिया LA नाइट ने। ये बंदा ना कंपनी से बाहर जाता है और ना इस बंदे के साथ कंपनी में कुछ अच्छा होता है। और मैं शॉक तो तभी हो जाऊंगा अगर ये LA नाइट को निकाल भी दें ऐसे कंपनी से, क्योंकि भाई इस बंदे में है पोटेंशियल। मुझे तो देखो पूरी लगती है। ये भी नहीं कह रहा मैं कि भाई सीधा तुम रोमन सेथ CM पंक के लेवल पे पहुंच जाओगे, लेकिन तुम जहां पे हो उससे तो बहुत ऊपर आ जाओगे। एंड होपफुली WWE कुछ करे LA नाइट के साथ इससे पहले कि वो उनको रिलीज कर दे, वरना भाई मतलब मैं तो ऑलरेडी गुस्सा दिखा के भी अब क्या ही कर लें। जो सुपरस्टार डिजर्व करता है आई थिंक उसके साथ जो बुकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज़ जो हम डिजर्व करते हैं और बहुत टाइम से हमको देखने को नहीं मिल रही, अब आपको उसके लिए खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के एक सिंगल्स मैच की। मंडे नाइट रॉ में हमने वो मूवमेंट देखा था जब सेथ रॉलिंस आते हैं और उन्होंने बोला था रोमन रेंस को कि भैया तू मेरे रास्ते में खड़ा है, और वो एक मूवमेंट ने ही काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो इस समय WWE फ्यूचर के लिए प्लान करना शुरू कर चुकी है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का एक सिंगल्स मैच। और भाई पूरे पूरे चांसेस हैं कि सेथ रॉलिंस इस पूरे रेन में, इससे पहले कि रोमन रेंस के पास से टाइटल जाए, उनको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। और अगर आपको थोड़ी और श्योरिटी चाहिए इसके बारे में तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक बहुत बड़ी स्टेज का मैच है। आप बोल दो भाई ये मैच पहले हो चुका है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये मैच आगे जब होगा तो ये उतना ही ग्रैंड फील होगा जितना कि शायद ये पहले ही फील हुआ था। तो TKO वाले को बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो अपने किसी एक बड़े शो के लिए रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच ये प्लान कर रहे हैं जहां पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी। और भाई इसके पीछे कितनी अच्छी स्टोरी ये दे सकते हैं। अब भाई आप शील्ड को अगर साइड भी
रख दो ना, तो भी इन दोनों के बीच में इतनी सारी हिस्ट्री है कि ये एक बहुत सिनेमा लेवल की स्टोरी लाइन दिखा सकते हैं। और सोचो ब्लड लाइन के अगर आप स्टोरी लाइन में इमेजिन कर रहे हो सेथ रॉलिंस को, तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। क्योंकि आपको याद भी होगा जो रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला रेन था, एक सेथ रॉलिंस ही अकेला बंदा है जिसको रोमन रेंस नहीं हरा पाए थे। वो एक पूरा स्टैट निकल के आता था ना हर बार, और वहाँ पे क्योंकि क्या हुआ था, डिस्क्वालिफिकेशन वाली एंडिंग हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था, तो सिर्फ यही वो नाम है, तो इस चीज़ को भी लेके आया जा सकता है। तो अब देखते हैं डब्ल्यू कितना जल्दी और कब तक इस मैच को प्लान करती है, क्योंकि ये वो मैच है, ये वो स्टोरी है जो कि अगर डब्ल्यू सही से टेल करे स्टोरी में, तो पूरा प्रोडक्ट ही एंगेजिंग बना सकते हैं, जिस चीज़ की समय डब्ल्यू को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए रोमन रेंस का मैच होने वाला है बैकलैश में जेकब फाटू के साथ। और भाई एक ऐसा स्टैट है जो कि रोमन रेंस के टाइटल रेन को भी थोड़ा सा खतरे में तो देखो डाल रहा है। प्रेडिक्शन वीडियो भी हम करेंगे इसकी, शायद कल करेंगे। तो भाई एक जो स्टैट है जेकब फाटू का वो ये है कि अब तक सिर्फ एक ही बार पिन हुए हैं जेकब फाटू टीवी पर, जो कि सोलो सिकोवा ने उन्हें किया था एक टाइम पे, आपको याद होगा जब पूरे ये ब्लड लाइन की ईएमएफटी का फायदा उठा लिया था सोलो सिकोवा ने। तो तो जेकब फाटू पिन नहीं हुए हैं। तो अगर रोमन रेंस ऐसा कर पाते हैं तो वो ये करने वाले दूसरे सुपरस्टार होंगे। और अच्छा खासा टाइम हो चुका है जेकब फाटू को डब्ल्यू में आए हुए। तो लेट्स सी क्या होता है जेकब फाटू और रोमन रेंस के इस मैच में। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आपको सही प्राइस में चाहिए तो आप आरपन वाला कोड लगा के डिस्काउंट भी ले सकते हो नेचुरल टीन के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।